नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। जब देश में क्रांतिकारी ढंग से स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ तो उसमें दो प्रमुख राज्य थे, पंजाब और बंगाल। तब दो बंगाल नहीं था, आज जो हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, चूँकि बंगाल का बड़ा हिस्सा अलग होकर के एक देश बन चुका है, बांग्लादेश। तो तब केवल बंगाल था। तो बंगाल में ये शुरू हुआ और इसमें प्रमुख भूमिका एक संगठन की रही जिसका नाम था युगांतर। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो हर जगह चर्चित है, खुदीराम बोस का है। खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक जज, किंग्सफोर्ड जिसका नाम था, उसकी बग्घी पर बम फेंका था। साथ में थे प्रफुल्ल चाकी, दोनों ने मिलकर ये बम फेंका था। हालांकि वो बग्घी किसी दूसरे वकील की निकली, नाम था कैनेडी, और उस बग्घी में कैनेडी की पत्नी व बेटी बैठी हुई थी और दोनों की मौत हो गई थी। जब ये घटना हुई तो उसके बाद पूरे बंगाल और बिहार में सब ओर छापेमारी होने लगी। चूँकि ये बहुत बड़ा कांड था, तो जब हर जगह छापेमारी हो रही थी, उसी समय यहाँ बंगाल में एक जगह है जिस जगह का नाम है मुरारी पुकुर, 32 मुरारी पुकुर रोड, कहीं कहीं 34 मुरारी पुकुर रोड, ये एड्रेस है उस जगह का जहां एक छापेमारी में बम का कारखाना पकड़ा गया। ढेर सारे बम वहां से बरामद हुए, दूसरे तरह के हथियार बरामद हुए, डायनामाइट वहां से मिला और बम बनाने का बहुत सारा सामान मिला, रिवाल्वर, बंदूक, पिस्तौल वगैरह भी वहां से बरामद किए गए। और वहां से 34, कहीं कहीं आंकड़ा 35 भी है, लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबको अलीपुर जेल में रखा गया। इसलिए इस कांड को, इस केस को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम उन हृदयवान साथियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इन शोध कार्यों को, इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की है। आप सबका दिल से आभार, अभिनंदन। अब आते हैं कहानी पर। कहानी में बताया कि अलीपुर जेल में जो वहाँ से पकड़े गए थे लोग मुरारी पुकुर से, उन सबको अलीपुर जेल में रखा गया। अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से ये मुकदमा चला। इसमें एक आदमी जो था जिसका नाम नरेंद्र गोस्वामी उर्फ नरेन गोसाई है, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। उसके सरकारी गवाह बनने का मतलब था कि बाकी सभी लोगों को बड़ी सजाएं मिलना, चूंकि सरकार को एक गवाह, अब तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई गवाही नहीं थी। और जब वो तैयार हो गया, नरेन गोसाई सरकारी गवाह बनने के लिए, वादा माफ गवाह बनने के लिए, तो उस पर से चार्ज हटा लिया गया और कहा गया कि ठीक है, तुम गवाही दो, तुम पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 30 जून 1908 को उसे माफ़ी दे दी गई नरेन गोसाई को, और कैदियों से अलग उसी जेल में, अलीपुर जेल में ही कैदियों से अलग हॉस्पिटल के एक वार्ड में रखा जाने लगा। कैदियों के बीच इसलिए नहीं रखा गया कि कहीं इसका मन न बदल दें वो लोग, या इसके साथ कोई गलत हरकत न हो जाए, इसे मार न दें या इसको जख्मी न कर दें, इसके साथ मारपीट न हो जाए। जितने भी लोग गिरफ्तार थे उनके मन में एक खलबली सी मच गई कि अब तो अपने ही दल के लोग टूट रहे हैं। नरेन गोसाई सरकारी गवाह बन गया, बाकी सबको अब सजाएं होनी तय हैं और इसका गलत मैसेज आएगा कि ये लोग तो आपस में ही सब इस तरह से ये कर रहा है। इसका एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश होगा। जेल में कुछ लोगों ने योजना बनाई कि नरेन गोसाई की गवाही होने से पहले, अदालत में गवाही हो उससे पहले उसे मार दिया जाए। और इसमें दो प्रमुख नाम हैं, एक कन्हाई लाल दत्त और दूसरे सत्येंद्र बसु। दोनों ने योजना बनाई, मतलब अभी कहिए कि दिमाग में शुरू किया कि कुछ किया जाए। और जेल में जो भी और सीनियर क्रांतिकारी थे या देशभक्त थे जो अलीपुर मामले में गिरफ्तार हुए थे, उस जो बम फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उन सब से राय मशवरा किया
कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा। याद रखिए, इसी केस में, ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस चल रहा है, इसी में अरबिंदो घोष या और भी जो उनके भाई थे, बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र बनर्जी वगैरह गिरफ्तार हुए थे। ये बहुत बड़ा मुकदमा था। तो अरबिंदो घोष वगैरह इस पक्ष में नहीं थे कि कुछ किया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मारना नहीं है। वो इस पक्ष में नहीं थे कि नरेंद्र गोसाई को मारा जाए। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, सबक सिखाने की ज़रूरत है। अब सवाल है कि बाकी कैदियों को अलग रखा गया है और नरेंद्र गोसाई को रखा गया है जेल में, तो आखिर कैसे सबक सिखाया जाए? इसके लिए भी योजना बनाई गई। और योजना ये बनी कि सबसे पहले सत्येंद्र बसु खांसी का बहाना करके कि खांसी से एकदम दम घुटा जा रहा है, खूब खांसते थे, बहुत अधिक खांसते थे, और वो खांसी के बहाने चले गए अस्पताल में, जेल के अस्पताल में भर्ती हो गए। उसके 1-2 दिन के बाद ही कन्हाई लाल दत्त भी पेट दर्द का बहाना करके गए। पूरा पेट दर्द से चिल्लाने तड़पने लगे कि मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है। हालांकि ये नाटक था, और वो भी जेल के अस्पताल में भर्ती हो गए। जेल के अस्पताल में जा कर के कन्हाई लाल दत्त इतनी ज़ोर ज़ोर से पूरा आह मैया आह बाप करने लगे, पूरा इतना चिल्लाने लगे कि लगा डॉक्टरों को कि अब तो ये हो सकता है कि 1-2 दिन में मर जाए। लेकिन ये मैसेज पहुंचाना था सत्येंद्र बसु के पास तक कि हम भी आ गए हैं। अब जब ये लोग आ गए, ये 1908 की बात हो रही है। जेल के अस्पताल में जब दोनों आ गए, अब ज़रूरत थी कि हथियार मंगाए जाएं, और हथियार भी मंगाने की पूरी प्लानिंग हो गई। हथियार मंगवाने में ऐसा किया गया कि 23 अगस्त को एक पहला रिवाल्वर आया। इसमें तो कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि कटहल में छिपा करके हथियार लाया गया था, कुछ का कहना है कि मछली में छिपा करके वो हथियार मंगवाया गया था। हथियार मतलब यहाँ रिवाल्वर। और पहला रिवाल्वर भेजा था सिद्धांशु जीवन रॉय, ये क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे। और ये जो रिवाल्वर आया पहला, वो मिला सत्येंद्र बसु को। दूसरा रिवाल्वर 30 अगस्त को श्रीश चंद्र घोष ने भेजा, और ये रिवाल्वर मिला कन्हाई लाल दत्त को। और दोनों के पास अब रिवाल्वर हो चुका था। इस बीच सत्येंद्र बसु ने नरेंद्र गोसाई के पास खबर भेजी कि यार बहुत कष्ट है, सज़ा हमें भी हो जाएगी, मुझसे झेला नहीं जाएगा, हम इतना कष्ट जितना जेल में हो रहा है कभी नहीं उठाए, सज़ा होने के बाद इतना दिन तक कैसे रहेंगे, हम भी चाहते हैं कि सरकारी गवाह बन जाएं और तुम्हारी तरह छूट जाएं। ये लोग झांसे में आ गए, अंग्रेज अधिकारी, जेल के अधिकारी वगैरह। और ये हुआ कि ठीक है, सत्येंद्र बसु को नरेंद्र गोसाई के साथ एक बार मिलवाया जाए। तो नरेंद्र गोसाई को लाया गया इन लोगों के पास। इन लोगों के पास मतलब जहाँ कन्हाई लाल दत्त थे और ये सत्येंद्र बसु थे। नरेंद्र गोसाई जैसे ही सत्येंद्र बसु की रेंज में आया, रेंज मतलब जहाँ तक ये गोली जा सकती थी और आसानी से मारा जा सकता था, उन्होंने गोली चला दी। ये गोली सही जगह पर नहीं लगी, पैर में नरेंद्र गोसाई के पैर में वो गोली लगी और वो भागने लगा। और दूसरी तरफ क्या किया कि वहाँ पर एक अंग्रेज सिपाही था, उसने सत्येंद्र बसु को पकड़ लिया। अपने को छुड़ाने के लिए सत्येंद्र बसु ने उसके हाथ में भी गोली मारी और वहाँ से छुड़ा करके भागे। कन्हाई लाल भी अगल बगल थे वहीं पर अलर्ट। जैसे ही उन्होंने देखा कि नरेंद्र गोसाई मरा नहीं और वो भाग रहा, उन्होंने पीछा किया। उनके हाथ में रिवाल्वर था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। फाटक पर पहुंचे, डर के मारे पहरेदार ने फाटक खोल दिया और साथ ही इशारा भी कर दिया कि वो किधर भागा है। वहां दौड़ करके गए, तेजी से पकड़ लिया नरेंद्र गोसाई को और अपना पूरा रिवाल्वर, जितनी भी उसमें गोलियां थी, सब नरेंद्र पर खाली कर दी। इस तरह से नरेंद्र गोसाई को वहीं पर मार डाला गया। फिर अब तो हत्या का केस हो गया। कन्हाई लाल दत्त पर और सत्येंद्र बसु पर अलग से मुकदमा अब चला हत्या का, और इस मामले में दोनों को फांसी हुई।
यह वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। फांसी कैसे हुई, फांसी में क्या क्या हुआ और उसके बाद जो भी हुआ वो एक इतिहास है, कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बसु का बलिदान। और साथ ही जान लीजिए कि इस कांड के बाद ये इतना अधिक चर्चित ये केस हो चुका था कि इस मामले में 10 फरवरी 1909 को इस मुकदमे में जो सरकारी वकील था उसे भी क्रांतिकारियों ने गोली मार दी। 24 फरवरी 1910 को इस केस की अपील की सुनवाई हो रही थी कोलकाता हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट कहिए तब, और कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट से बाहर निकला वहाँ का डीएसपी जिसके ऊपर ये केस की देखरेख की जिम्मेदारी थी, उस डीएसपी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई 24 फरवरी 1910 को। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा कांड हो गया है। ये सारी चर्चा होगी अगले वीडियो में। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग दे करके इस अभियान को जारी रखने में, इन शोध कार्यों को जारी रखने में मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नज़र आ रहा होगा, आप इस बैंक खाते के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां भी जाकर के इस बैंक खाते का विवरण देख सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। आप सभी साथियों से एक और अपील है, गुहार है कि क्रांतिकारियों को समझने के लिए, जानने के लिए आपके जितने भी परिचित हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या फेसबुक पेज पर अलग अलग में हैं या फेसबुक ग्रुप में हैं, आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें कि देश में क्रांतिकारियों ने कितना बलिदान दिया है, कितना अधिक संघर्ष किया है। क्रांतिकारियों में देश के लिए मर मिटने का कितना महान जज्बा था, क्या उनके विचार थे, किस रास्ते वो चल रहे थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।